डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के फर्स्ट मॉडल पेपर का। देखिए, आपका पहला मॉडल पेपर हिंदी का ये होगा और मॉडल पेपर की मैं आपको प्रत्येक प्रश्नों को बताते हुए उसकी व्याख्या करते हुए आपको उसका आंसर भी व्यक्त करता रहूँगा। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आगे की वीडियो के लिए, आगे के मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए मॉडल पेपर फर्स्ट का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी के पेपर का मॉडल पेपर ये पहला है। हिंदी का जो आपका पेपर होगा उसका समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए आपका पूर्णांक होगा 70 नंबर, अर्थात 30 नंबर आपको विद्यालय से प्रत्येक विषय से सब्जेक्ट से संबंधित नंबर दिए जाएंगे, जिन्हें आंतरिक नंबर कहते हैं। तो आइए मॉडल पेपर फर्स्ट को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर आपको पेपर में सबसे पहले निर्देश दिया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और उसके बाद आपका पेपर चालू होगा। पहला प्रश्न जो होगा उसमें आपके लिए देखिए, पहले का क है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सभी ऑप्शनों को पहले देखिए, जो उसमें से सत्य कथन है उसको आप छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे पहला है, सिया राम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं। दूसरा, मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा, ईला चंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। और चौथा है, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है, सिया राम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं, यही आपका सत्य है। बाकी और जितने भी ऑप्शन हैं वे सभी असत्य हैं। अब देखिए पहले का ख, प्रश्न नंबर 1 का ख देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक के लिए कह रहा है, आपका पहला है एक घुन। तो देखिए एक ही लिखना है, तो यहाँ इसके बाद आप चारों ऑप्शनों में से जिसका आपको आंसर समझ में आता है उसी को आप लिखेंगे। तो यहाँ पहला है एक घुन जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 1 का ग है, यशपाल की एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए यशपाल की एक रचना का नाम है झूठा सच, इसे आप लिख देंगे। आप अपने प्रश्नों को देखिए और इसके उत्तर को कहीं ना कहीं आप लिखते जाइए, जैसे कि आपको मॉडल पेपर करने में आसानी हो जाए। और आप मेरे चैनल में दिए गए मॉडल पेपर को अगर करते रहेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके 19 मार्क्स के नीचे नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 1 का घ है, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। तो देखिए किन्नर देश में यह जो रचना है यात्रा वृत्त विधा पर आधारित है, तो इसका उत्तर यात्रा वृत्त आप लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 1 का अंग है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए किसी एक एकांकी लेखक का नाम आपके लिए कह रहा है, तो एकांकी आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी, तो उसका नाम लिख सकते हैं। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 गद्य पर आधारित था और प्रश्न नंबर 2 पद्य अर्थात काव्य पर आधारित होगा। तो प्रश्न नंबर 1 5 नंबर का था, प्रश्न नंबर 2 भी आपका 5 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 2 का देखते हैं, रीत काल के 2 कवियों के नाम लिखना था। तो देखिए रीत काल के 2 कवि बिहारी, घनानंद, केशवदास बहुत सारे हैं, तो आप बिहारी और घनानंद दोनों का नाम लिखेंगे। इनके लिए आपको 1-1 नंबर अर्थात दोनों का 2 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 के ख की अगर बात करते हैं, तो नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता का नाम आपको लिखना था। तो देखिए नीरजा महादेव वर्मा की रचना है, आकाश गंगा जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ग, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम आपको लिखना है। देखिए पहला है त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह कविता है, तो आप एक का ही पूछ रहा है, आप एक का लिख सकते हैं। आगे आपने कक्षा 9 में पंचवटी पढ़ा था, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। समर्पण है, समर्पण के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो इस प्रकार से आप
किसी एक का लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका गद्य खंड से आपको एक अवतरण दिया जाता है और उसमें रेखांकित की व्याख्या या उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे प्रश्न नंबर 3 में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क अथवा ख ऐसे करके दिया जाएगा। जो आपको इन दोनों में से जो आप कर सकते हो उसे आपको करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये क का आपका प्रश्न चल रहा था, इसके नीचे ख भी दिया गया है। तो आपको क और ख में से किसी एक को करना है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है किसी एक के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो देखिए क है, जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। ये तो रेखांकित हो गया। इसके बाद जितना भी ये पैराग्राफ दिया गया है आपको इसे पढ़ लेना है और इसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसका जो प्रश्न पूछा गया है इसका अ है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत जो गद्यांश है इसमें आप संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता से लिया गया है। यह इसका संदर्भ हो जाएगा। वह है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। अर्थात व्यक्ति ने अपने अथक परिश्रम और मेहनत से पहाड़ों को काटकर भी मार्ग बना दिया। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। कैसे जो कर्मठ मनुष्य हैं, जो शक्तिशाली मनुष्य हैं, जो अपने दृढ़ प्रतिज्ञ से किसी भी कार्य को करने की जिद ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके रहते हैं, ऐसे लोगों की कहानी कैसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने बहुत सारे उपाय किए हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और बात करते हैं स की। तो स में दिया गया है, व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। जैसे उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों के ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थरों के खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों से उसने मोती बिखेरे। अर्थात बहुत सारे उसने प्रयत्न किए। इसे आप लिख सकते हैं। और बात करते हैं ख की। तो अगर आपको क नहीं आ रहा है तो आप ख भी कर सकते हैं। जैसे ख है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। तो इस प्रकार से आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि यह गद्यांश अवतरण कहाँ से लिया गया है। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो अगर आपको पहला क नहीं आ रहा है तब आप ख करेंगे। अगर आपको क आ रहा है, दोनों में से कोई एक आ रहा है तो आप एक कर लेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 आपका होगा पद्यांश से, अर्थात काव्यखंड से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आपका क है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। या तो आप इसे कर सकते हैं, या तो आपका ख दिया गया है कि मंत्र परम लघु जासुवस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजीव संसव अस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी यत प्रीति। इन दोनों को आप देख सकते हैं। इन दोनों में से अगर आप करना चाहेंगे तो देखिए चौथे का जो क है, यह जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। तो आप संदर्भ में अगर इसे लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है।
राम नरेश त्रिपाठी जी ने यहाँ भारत में बहने वाली नदियों, सागर इत्यादि का बड़ा ही सुंदर मनमोहक वर्णन किया है और आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। और अगर आप क नहीं आ रहा है, आपको ख आ रहा है, तो आप देखिए ख तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग से लिया गया है, तो उसी ढंग से आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करके और काव्य सौंदर्य के तत्वों में आप इसे लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए इसके लिए आपको निर्धारित अंक भी दिया गया है सामने। संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्य सौंदर्य के तथ्यों के अंतर्गत 1 नंबर आपको दिया जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर इसके लिए 6 नंबर होगा। अब देखिए काव्य सौंदर्य में आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली का वर्णन करना पड़ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न नंबर 5वें में अगर देखते हैं तो 5वें में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक क और ख करके। क में गद्य रचना से संबंधित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना पड़ेगा और ख में काव्य अर्थात पद्य खंड से संबंधित किसी एक कवि का जीवन परिचय देना पड़ेगा। 5वें का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जब उनका जीवन परिचय लिखेंगे तो उसके लिए 2 नंबर है और किसी एक रचना का नाम लिखेंगे तो उसके लिए 1 नंबर है। आप हमारे चैनल में इन लेखकों का जीवन परिचय देखकर अध्ययन कर सकते हैं। और 5वें के ख को अगर देखते हैं तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। यहाँ भी आपको कवि का जीवन परिचय देना है जिसके लिए 2 नंबर आपका निर्धारित है तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है जिसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका टोटल मार्क 3 नंबर होता है। जैसे यहाँ किनका जीवन परिचय आपको लिखना है, तुलसीदास, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उसकी किसी एक रचना का नाम भी लिखना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका जो अनिवार्य संस्कृत है उससे गद्य से संबंधित ये पाठों से दिया जाएगा। जैसे आपका ये जो गद्य दिया गया है, एशाम नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, अर्थात यहाँ जो यह आपका दिया गया है यह वाराणसी से, जो अनिवार्य संस्कृत का आपका पाठ है तो वाराणसी से दिया गया है, इसका आपको अनुवाद करना है। आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण वाराणसी नगरी से लिया गया है और उसके बाद फिर इसका अनुवाद कर देंगे, हिंदी में व्याख्या कर देंगे। तो इसके लिए आपका 1 संदर्भ के लिए और 3 नंबर अनुवाद के लिए, तो टोटल मार्क आपका 4 नंबर हो गया। इसमें भी आपको अथवा करके प्रश्न दिए जाएंगे, तो चाहे आप उसको कर सकते हैं गद्य अवतरणों को और चाहे अथवा को। जैसे अथवा में जो आपका श्लोक दिया गया है, ओम श्वेत केतु हार्युणे आस्तम हम पितोवाच, ये आपका जो श्लोक दिया गया है ये छांदोग्य उपनिषद 6ष्ठोध्याय कि आरुणी श्वेत श्वेत संवाद से दिया गया है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो अथवा के बाद वाले में भी आप लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपको क ख करके प्रश्न दिए जाएंगे। जो प्रश्न नंबर 7 का क होगा वो आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना पड़ेगा जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। उसके लिए आपके 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक याद कर लेंगे और उसे अपनी परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। उसके लिए आपको 2 नंबर निश्चित मिलेगा। और 7वें के ख की अगर बात करते हैं तो 7वें का ख अनिवार्य संस्कृत के पाठों से आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे ख में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको प्रश्न दिया गया है, 5 प्रश्न दिया गया है। इन 5 में से आपको जो भी प्रश्न आता हो केवल 2 प्रश्न वो ही करने हैं आपको। जैसे पहला है वीरः केन पूज्यते, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वीरः वीरेण पूज्यते। दूसरा है श्वेत केतु कः आसीत्, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे श्वेत केतु आरेण्येय पुत्र आसीत्। तीसरा है चंद्रशेखर का आसीत्, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे चंद्रशेखर
प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। तो इस प्रकार से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो आपको इनमें से 2 प्रश्न आते हों वही आपको करने हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 क ख ग 3 पार्टों में होगा। क 2 नंबर, ख भी 2 नंबर का होगा और ग भी 2 नंबर का होगा। इसमें आपके व्याकरण से संबंधित रस, छंद और अलंकार पूछे जाएंगे। 8वें का क है हास्य रस अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। तो देखिए मैंने आपको वीडियो में बहुत सारे हास्य रस के उदाहरण भी बताए हैं, करुण रस के भी उदाहरण बताए हैं। तो यहाँ हास्य अथवा करुण दोनों में से किसी एक का आपको उदाहरण और परिभाषा लिखनी है। तो आप हास्य रस का अगर आपको लिखना पड़ेगा तो हास्य रस की पहले परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी विकृत रूप, रेखा, आकार, आकृति इत्यादि को देखकर व्यक्ति को जो आनंद की प्राप्ति होती है वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। इसका आपको उदाहरण देना है। आप उदाहरण लिख सकते हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धार बिनु नारी दुखारे। इस प्रकार से ये पूरी पंक्तियों को आप लिख देंगे तो हास्य रस का ये उदाहरण हो जाएगा और इसके लिए आपको 2 नंबर निश्चित ही मिल जाएंगे। और बात करते हैं 8वें के ख का। तो 8वें का ख रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। तो यहाँ भी आपको रूपक अथवा उत्प्रेक्षा में से जो अलंकार आता हो उस अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखकर इसे व्यक्त कर देना है। और ग के अंतर्गत सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। और यहाँ भी आपको सोरठा अथवा रोला में से जो छंद आपको आता हो उस छंद की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण लिखकर व्यक्त कर देंगे तो आपके ये 2 नंबर निश्चित ही आपको पूरे मिलेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। नंबर 9 में आपको क ख ग घ अंग करके इस प्रकार से 5 प्रश्न इसके अंतर्गत रहते हैं। तो जिसमें आपका क निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है और किन्हीं 3 शब्दों को आपको बनाना है। जैसे पहला है अधि है तो अधि से अधिकार बना देंगे। दूसरा है अति है तो अति से बना देंगे, अतिशय बना देंगे। तीसरा है उप है तो उप से उपकार बना देंगे। चौथा वि है तो वि से विशाल बना देंगे। सु है तो सु से सुगम बना देंगे। अभि है तो अभिमान बना देंगे। इस प्रकार से आपको 3 ही शब्द बनाने हैं जिसके लिए 3 नंबर आपके निर्धारित किए गए हैं। और 9वें के ख में आप देखिए निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। तो आपको नीचे प्रत्यय दिए गए हैं और उनका प्रयोग करके 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके 2 शब्द बनाने हैं जिसके लिए 2 नंबर हैं। जैसे आई है तो आप लिखेंगे इसमें पठधात से पढ़ाई हो जाएगा। ई है तो अपनीय हो जाएगा, पठनीय हो जाएगा। पन है तो अपनापन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको केवल 2 शब्द बनाने हैं। और प्रश्न नंबर 9 का ग है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो देखिए आपको 4 समास दिए गए हैं, उनका विग्रह करना है और उनका नाम भी लिखना है। पहला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, त्रिधन नेत्र अर्थात 3 नेत्रों का समाहार। तो जो 3 नेत्रों का समाहार होगा ये क्या होगा, ये द्विगु समास होगा। ये संख्यावाची है लेकिन कहीं कहीं आपको बहुब्रीहि समास में भी दिया जाता है जब उसका अर्थ त्रिनेत्र अर्थात तीसरा नेत्र किसका है, भगवान शंकर का। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ द्विगु समास लिखेंगे। दूसरा है चौमासा। चौमासा अर्थात 4 मासों वाला, 4 मासों का समाहार। तो यहाँ भी आपका क्या है, ये द्विगु समास है। तीसरा है अन्न जल। अन्न और जल अर्थात ये क्या है, द्वंद्व समास है। चौथा है आशा निराशा। तो यहाँ भी आशा और निराशा हो रहा है तो यहाँ भी द्वंद्व समास होगा। आपको चारों में से जो 2 आता हो केवल वही लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के ख का। तो प्रश्न नंबर 9 का ख है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम माने जो शुद्ध संस्कृत का होता है वो तत्सम होता है। अब आपको 4 में से कोई 2 जो आपको आ रहा होगा वही आपको लिखना है। जैसे पहला है आपका बुढ़ा। तो बुढ़ा का शुद्ध तत्सम क्या होगा, वृद्ध होगा। दूसरा है दही। दही नहीं होगा, दधि होगा। ठीक है। तीसरा है घी। तो घी का शुद्ध तत्सम क्या होगा, घृत होगा। ठीक है।
चौथा है श्राप, श्राप नहीं श्राप होगा। तो इस प्रकार से आप इनमें से कोई दो आपको लिखना है, उसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के अंग की। तो प्रश्न नंबर 9 का अंग है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो किन्हीं दो शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची लिखने। जैसे देखिए पहला है रात्रि है, तो रात्रि का क्या होगा, रात्रि का रात होता है, रात्रि का निशा होता है, तो आपको केवल दो लिखना है, तो इसका दो लिख दिए। दूसरा है गाय, गाय का क्या होगा पर्यायवाची, गौ होगा, धेनु होगा। तो इस प्रकार से आगे आपको जो आता हो, जैसे गंगा है तो जाह्नवी, भागीरथी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो इनमें चारों में से जो आपको आता होगा उन्हीं के केवल दो के पर्यायवाची आपको दो दो लिखने हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत क ख ग घ ऐसे चार प्रश्न आपको दिए जाएंगे। क के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखना है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में केवल यण संधि दी गई है। इस वर्ष जो 30% आपकी कटौती कर दी गई है पाठ्यक्रम में, तो वहाँ आपको केवल एक ही संधि दी गई है, यण संधि। यानी जितना भी आपको ये जो संधि दी गई, संधि का नाम लिखना है, तो संधि आप ध्यान रखिए, यहाँ संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिख देना है। तो यण संधि सभी हैं, जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम का संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिधन एकम, तो यण संधि हो गया। स्वागतम, सुधन आगतम, तो यह भी यण संधि है, किन्हीं दो का आप वर्णन करेंगे। और प्रश्न नंबर 10 का ख अगर देखेंगे तो निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो आपको जो रूप शब्द रूप दिया गया है इनका षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में रूप लिखना है। जैसे है आपका पहला है मति अथवा मधु का, दूसरे में मति अथवा नदी। तो यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप आपको लिखना है। तो मति का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा मति नाम, और मधु का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा मधु नाम। इसी प्रकार आप दूसरे को भी देख लीजिए, मति अथवा नदी। तो मति का क्या होगा, मति का मैंने अभी आपको बताया षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप मति नाम होगा, और नदी का नदी नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि पहले और दूसरे में से अथवा अथवा जहाँ लिखा है उन दोनों में से किसी एक का करना है। पहले में से मति अथवा मधु में से एक का कर देना है, और दूसरे में मति अथवा नदी में से किसी एक का आपको लिखना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के ग की। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का ग है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यानी ग के अंतर्गत आपके चार धातु रूप दिए गए हैं, उनमें से उनकी पहचान करनी है। जैसे पहला है अपष्टाम, दूसरा है हसेतम, तीसरा है हसिष्यत, चौथा है हसेव। अब आपको ध्यान देना है, पहला है अपष्टाम। तो अपष्टाम की क्या करना है, धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। तो यहाँ देखिए अपष्टाम पठ धातु का रूप है, तो यहाँ धातु के सामने क्या लिखेंगे, पठ धातु। लकार में आप क्या लिखेंगे, लंग लकार है, ठीक है। पुरुष में प्रथम पुरुष है, और वचन का जब आप उल्लेख लिखेंगे तो अपष्टाम दे रहा है तो द्विवचन होगा। उसी प्रकार से हसिष्यत लिखा गया है, तो हसिष्यत क्या है, हस धातु का रूप है, ठीक है। लकार पूछ रहा है तो लकार में विधिलिंग लकार यहाँ होगा। पुरुष पूछ रहा है तो मध्यम पुरुष होगा, तथा वचन कह रहा है पूछ रहा है तो द्विवचन होगा। तो आप इन चारों में से जो भी आपको एक आता हो वही आप उसमें से चुनेंगे और उसका उत्तर दे देंगे। और प्रश्न नंबर 10 का घ है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 10 के घ के अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं दो का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे पहला है वाराणसी धर्मों की संगम स्थली है, तो इसका आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, वाराणसी धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। दूसरा है हमें विद्यालय जाना चाहिए, तो इसका आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे वयम विद्यालयम गच्छेम। तीसरा है सभी छात्र पत्र लिखेंगे,
तो इसका आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे सर्वाः छात्राः पत्रम लेखिष्यन्ति, अर्थात इनमें से आपको 2 ही करना है तो 2 ही करेंगे, बाकी आप सभी को देख लेंगे जो आप अच्छे से कर सकते हो, जिसका संस्कृत में आप अनुवाद आसानी से कर सकते हो। केवल उन्हीं 2 को आप चुनेंगे और उन्हीं का उत्तर देंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। मैंने आपको निबंध लेखन का अच्छा तरीका वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर भी निबंध लेखन कैसे किया जाता है, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो जाए, तो आप वहां जाकर उसे भी देख सकते हैं। निबंध आपको इन सभी विषयों में से किसी एक को चुनना है और उसी पर निबंध लिखना है, जिसके लिए आपके 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो इसे आप स्वयं अपने विवेक से लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी के अंतर्गत 12वां आपका अंतिम प्रश्न होगा और इस प्रश्न के लिए 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये आपके जिले के निर्धारित खंड काव्य के अनुसार होगा। जैसे आप देख सकते हैं अग्रपूजा खंड काव्य है, तुमुल खंड काव्य है, जय सुभाष खंड काव्य है, मुक्तिदूत खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है, कर्मवीर भरत खंड काव्य है, वाण मुकुट खंड काव्य है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, कर्ण खंड काव्य है। इस प्रकार से बहुत सारे खंड काव्य हैं। आप अपने ज़िले के अनुसार जो भी आपके ज़िले में खंड काव्य चलता हो, अगर आपको नहीं पता हो कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो हमारे चैनल की वीडियो को आप देखकर पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है और अपने ज़िले के खंड काव्य के अनुसार ही जो भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अर्थात क के अंतर्गत आप देखेंगे 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला, अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी। तो आपको कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन कर देना पड़ेगा। कहने का आशय यह है कि सभी खंडों का, सभी सर्गों का थोड़ा थोड़ा आप मुख्य सारांश उसका लिखकर व्यक्त कर देंगे। और क के दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि अग्रपूजा खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। तो अग्रपूजा खंड काव्य का जो प्रधान पात्र होगा, जैसे अग्रपूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं तो वही उसके प्रधान पात्र हैं, तो उनका चरित्र चित्रण करना पड़ेगा, अर्थात उनके चारित्रिक विशेषताओं का आपको वर्णन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी खंड काव्यों में भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है, बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि किसी खंड काव्य का एक प्रश्न कर देते हैं, फिर दूसरे खंड काव्य का दूसरा प्रश्न कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर आपको केवल उतना ही नंबर मिलेगा जितना आपने किया है। जब भी आप चुनिए तो आपके ज़िले में जो खंड काव्य हो उससे संबंधित दोनों प्रश्नों को आपको करना है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के पहले मॉडल पेपर का आपने अध्ययन किया। आगे के मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन की बटन को ओके कर दीजिए, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए सहायता मिल सके। और आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।